औरैया में जो 10वीं के दलित छात्र को बेरहमी से मारा पीटा गया, वो खबर आपको मालूम होगी। मैं आपको कोई विश्लेषण या रिपोर्ट नहीं देने वाला, कुछ सवाल लेकर आपके सामने आया हूँ। इंद्र मेघवाल का जो मामला था, उसके बाद लगा कि शायद बड़ा आंदोलन हुआ है, अब इस तरह की घटनाओं पे कुछ अंकुश लगेगा। लेकिन 250 रुपये फीस ना भरने के कारण एक 9 साल के बच्चे को बहुत बुरी तरह मारा पीटा और उसने भी अपनी जान से हाथ धो बैठे और वो बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। उसके अलावा बाड़मेर में भी एक पिटाई की घटना सामने निकल के आई थी। अब ये जो औरैया की घटना है, इसमें जो बच्चा है निखिल दोहरे, उसको इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया। केवल बताया जा रहा है कि केवल उसने एक सवाल गलत कर दिया था, पर वास्तविकता में उसने सवाल कुछ गलत नहीं किया। सवाल में कोई गलती नहीं थी, गलती ये थी कि वो दलित समाज से था और उसके प्रति एक जातीय दुर्भाव ज़रूर रहा होगा टीचर का। और वहाँ बहुत बड़े घटनाक्रम हुए, पूरी रिपोर्ट आपने देखी होंगी। लगातार एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें जो वहाँ का पुलिस अधिकारी है वो महिलाओं से, उनकी माँ से बदसलूकी कर रहा है, जब वो कह रही हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। एक माँ जिसका बेटा पिटाई के कारण 19 दिन तक इलाज नहीं मिल पाया उसको अच्छा, और उसने दम तोड़ दिया। तो ये इस तरह की जघन्य घटना है ना, ये भी आखिरी घटना है। इसके बाद और भी जातीय घटनाएं होंगी। बहुत से एक्टिविस्ट ट्विटर पे लगातार इन घटनाओं को उठा रहे हैं, लेकिन सवाल बड़े हैं कि इन पे अंकुश कैसे लगेगा। और एक कमाल की बात इसमें निकल के आई, जो एक अचरज की बात नहीं होनी चाहिए, जो जिस तरह का पैटर्न बन गया है, वो ये कि जब जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो दलित समाज हैं, उनका जब गुस्सा फूटा और उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया बड़े पैमाने पे और बहुत ताकत के साथ विरोध किया, और 18 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। मैं आपको बता दूं, 18 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। घटना हो चुकी थी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जब उसकी जान चली गई और जो उसके बाद मामले ने तूल पकड़ा, तब जाके ये एफआईआर दर्ज हुई है। और सबसे बड़ी दुखद बात, अचरज की बात यह है कि उस बच्चे के पिता समेत 250 लोगों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। बहुत सारी उसमें धाराएं लगी हुई हैं, आप कहेंगे तो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। स्क्रीन पे भी मैं कोशिश कर रहा हूं लगाने की कि उसको लगाया जाए। और 147, 148, 307, 323, 336, 353, 427, 436, 504, 506, 332। तो इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन से लेके कुछ मारपीट, आगजनी, असॉल्ट, इस तरह की घटनाएं हैं, और दंगा भड़काना, कुछ इस तरह की घटनाएं इसमें होंगी। तो ये धाराएं लगा दी गई हैं और पुलिस जो है जातीय अत्याचार करने वालों में पर तो कार्रवाई करने में ढीली पड़ जाती है, बदतमीजी करती है। और ये केवल यही नहीं दिखा, लखीमपुर खीरी में भी आपने देखा होगा जो एसपी था वो किस बदतमीजी से बात कर रहा था पीड़ित परिवार के साथ, जिनकी 2 बेटियां पेड़ पे लटकी मिली हैं गैंगरेप के बाद। तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है वहाँ पे, इसका अंत कैसे होगा, इसका समाधान क्या है। चुनाव भी आ रहे हैं, तो जो बहुजन समाज के लोग हैं वो संगठित नहीं हो पा रहे, और जो राजनीतिक ताकत है, सत्ता है, उसको अपने हाथ में लेने का प्रयास नहीं कर पा रहे। बहुत सारे आंदोलनकर्ता जो हैं वो लगे हुए हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आंदोलन करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि आपको सत्ता भी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और इसमें इस खबर को बीएसपी ने भी उठाया, बहन मायावती ने ट्वीट किया, और चारों तरफ से ट्वीट हुआ, लगभग सभी लोगों ने ट्वीट किया, क्योंकि एक बार खबर जब बड़ी बन जाती है तो वो टीवी पे आना शुरू होती है, तो फिर हर किसी को लगता है कि इसमें ज़रूर ट्वीट करने की ज़रूरत है इसमें। लेकिन इसमें बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीएसपी के पास भी 10 सांसद हैं, आज 10 हैं, 24 में जाके क्या स्थिति रहेगी कोई नहीं कह सकता। आज तो कम से कम उन 10 सांसदों को एक स्वर में आवाज़ उठानी चाहिए, केवल ट्वीट ही नहीं, बयान देने चाहिए, वीडियो जारी करनी चाहिए। और कभी ऐसा लगे कि आपका जो ज़मीर है वो जाग जाए, आपकी अंतरात्मा आपको आवाज़ दे, तो आपको वहाँ विधानसभा पे 10 के 10 सांसदों को धरने पर बैठ जाना चाहिए। क्योंकि बीएसपी का कहना है कि हम सत्ता में आएंगे तो इस तरह के अत्याचार नहीं होंगे, लेकिन सवाल है कि जब आप सत्ता में नहीं हैं और आपके नुमाइंदे संसद में बैठे हुए हैं, तो उस समय आप कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस पे कानूनी लड़ाई बहुत मुश्किल है। इंद्र मेघवाल के मामले में हम देख चुके हैं, बहुत गहनता से पड़ताल की है कि कानूनी लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, और आखिर में कन्विक्शन करवाना, सज़ा करवाना बहुत ही कठिन काम है। हालांकि जब हमारे समाज के काबिल वकील जुड़ जाते हैं तो बहुत सारे मामलों में सज़ा कराई भी गई है, लेकिन ये लंबी और बहुत खर्चीली और बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। और ये घटना जो है, इस मामले से भी ये साफ हो जाता है कि जो दलित समाज है, क्योंकि जो उस पूरा क्षेत्र है वहाँ का दलित समाज खासा मजबूत है, दम रखता है, इसलिए उन्होंने लड़ाई करी, और जो कई इसी वजह से उनके ऊपर एफआईआर भी की गई है। लेकिन सवाल यह है कि इसका अंत कैसे होगा, क्योंकि वो 10वीं का छात्र था और उसको इतनी बुरी तरह मारा पीटा गया
केवल ये दलील मात्र है झूठी कि उसने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया होगा। केवल इस बात से इतनी ज़्यादा पिटाई नहीं होती। असल कारण ये नहीं है, असल कारण जातीय दुर्भावना है। और ये जो मार पिटाई जो हो रही है इस तरह की, ये एकमात्र घटना नहीं है। ऐसी बहुत घटना है जो पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन वो बड़ी घटना नहीं बन पाती, इसलिए आपके संज्ञान में नहीं आती हैं। दूसरी बात, इसमें इलाज का अभाव। उत्तर प्रदेश में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो मेडिकल सुविधा इतनी लचर है, उस बच्चे की एक वीडियो हमारे संज्ञान में आई, आपने भी शायद देखा हो, जिसमें वो बैठा हुआ है, उसको ड्रिप लगी हुई है और उसकी माँ जो उसकी कमर को सहला रही है, तब तक वो जिंदा था, उसकी सांस तेज चल रही है। लेकिन क्या इतना ही इलाज काफ़ी था? क्या बस इतने ही इलाज से उसकी जान बच जाती? उसकी जान जातिवाद की वजह से तो गई है, मार पिटाई की वजह से तो गई है, वो शिक्षक तो दोषी ठहराया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि इलाज का बहुत बड़ा अभाव है। आपने बड़े बड़े टेस्ट नहीं किए, एमआरआई सीटी स्कैन हुआ कि नहीं हुआ, उसके कितने बोन्स ब्रेक हुई थी, रिबकेज की क्या स्थिति थी, कहाँ कहाँ चोट थी, इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं थी, और क्या पोजीशन थी, उसके वाइटल्स क्या थे। तो इस तरह की मशीनरी ही नहीं है वहाँ जो बता सके कि बच्चे की हार्ट बीट क्या है, हार्ट रेट क्या है, उसका बीपी ऊपर नीचे तो नहीं है, उसके रेस्पिरेशन रेट क्या है। ये सारे पैरामीटर पता ही नहीं है, तो जान कैसे बचाई जाएगी? केवल बच्चा आपको उस समय सांस लेता दिख रहा है तो मान लिया गया वो ठीक है। तो ये वहाँ की लचर व्यवस्था है। सरकारी अस्पतालों में ऐसे इमरजेंसी केसेस में जान बचना ना के बराबर संभव है, क्योंकि जान बच ही नहीं सकती ऐसे मामलों में। बड़े अस्पतालों में ही केवल जान बच सकती है जहाँ पे कुछ सुविधा है। और इस बच्चे की जान को जातिवाद ने तो लिया ही लिया है। इस बच्चे की जान इस मेडिकल व्यवस्था की वजह से भी गई है, क्योंकि यही मामला इंद्र मेघवाल का था कि उसको भी इलाज नहीं मिल पाया, फिर वो अहमदाबाद गए। तो ये पूरी स्थिति है। आप इस पे क्या सोचते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनका अंत कैसे होगा, कभी होगा भी या नहीं होगा। क्या दलितों की जो जान है वो इतनी ज़्यादा सस्ती है इस देश में कि वो इसी तरह से मरते रहेंगे, और जो लोग हैं जिनके अंदर जातिवाद की गंदगी उनके दिमागों में भरी हुई है, वो इसी तरह से मारपीट और इस तरह के अपराधों को अंजाम देते रहेंगे। और केवल बड़े मामलों में तो आंदोलन हो जाएंगे या नेता पहुंच जाएंगे, लेकिन रोज़मर्रा की ऐसी दर्जनों घटनाओं का क्या जो देश भर में हो रही हैं और दलित समाज के लोग अकेला जूझ रहे हैं। बहुत बड़े संगठन हमारे कारगर हैं नहीं, और मैं फिर कहता हूं कर्मचारी संगठनों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा साहब के नाम पे जो संगठन एसोसिएशन बना के बैठे हैं, जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपया हो सकता है, लेकिन वो ना तो अपनी जेब ढीली करते हैं वकीलों के लिए, ना आगे आते हैं। और जब उनके ऊपर बात आती है, लेकिन कहीं उनके अपने नौकरी पे बात आती है, तब जाके वो ज़रूर धरना प्रदर्शन करते हैं, तब जाके वो ज़रूर बोलते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जो सारा बुद्धिजीवी वर्ग है वो खुलकर सामने नहीं आ पाता है, और ऐसी घटनाएं जो हैं वो बदस्तूर जारी हैं। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। आप बताइए, सोचिए, अपने दिमाग में इसका विश्लेषण करिए कि अंत कैसे होगा इन सब घटनाओं का। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।